तो इस जिस तरह से महाराष्ट्र में आज घमासान रहा, मुंबई में खास करके स्पेशल देखा गया कि पवार वर्सेस पवार का जो मामला था वो बहुत जोर शोर में था। मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए दो लोग हैं। अरशद आदमी साहब हैं मुंबई से, संदीप शुक्ला साहब हैं। संदीप जी, क्या पूरा मामला है? इस तरह से जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी ध्वस्त होती नजर आ रही है और बीजेपी ने इसमें सेंधमारी कर दी, क्या कुछ कहना है आपका? मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे लगता है। देखिए, इसे बीजेपी की सेंधमारी कहना जो है ये बहुत ही अलग शब्द होगा, जो राजनीतिक मायने में जो है बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मामले में सेंधमारी पहले कहाँ हुई? पहले यही एनसीपी, यही शरद पवार जो है उन्होंने सेंधमारी शिवसेना के साथ की। आखिर महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को एक मेजोरिटी दिया था। मेजोरिटी के साथ साथ जो है ये उम्मीद की जा रही थी कि अब जो है जो लोगों ने वोट दिया है वो एनडीए यानी शिवसेना और भाजपा के गठबंधन को दिया है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को जो है माना जा रहा तो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सेंधमारी कहाँ हुई? मतलब अगर पहले सही मायने में देखा जाए, अगर आप याद हो, अगर एक साल पहले अगर आप उस दौर को देखें कि जब महज 80 घंटे के लिए उप मुख्यमंत्री का पद लेते हैं और वापस वो शरद पवार खेमे में लौट आते हैं, अगर आपको वो बात याद हो, आपने तो उस बात को बड़े करीब से देखा था। मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा था, आपने बीच में रोक दिया मुझे। देखिए, सेंधमारी उसको कही जाती है कि आप जनता ने वोट हमें दिया था, शिवसेना भाजपा गठबंधन को दिया था और भाजपा के साथ शिवसेना के साथ सेंधमारी कर जो है वो यूपीए वालों ने यानी कांग्रेस और एनसीपी, उस समय की जो एनसीपी थी, उन्होंने जो अपनी सत्ता बना ली। उसके बाद हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं अगर हम चाहते तो हम भी सरकार बना सकते हैं, और हमने सरकार बनाई। लेकिन उसके बावजूद जो है हमने उस चीज को बहुत ज्यादा नहीं खींचा, क्योंकि हमें पता था शिवसेना जो वाकई में जो शिवसेना के समर्थक हैं, जो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को मानने वाले हैं, जिन आदर्शों पे बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को चलना सिखाया, उन आदर्शों को मारकर अगर गठबंधन अवैध करे हो तो आपके साथ क्या हश्र होगा ये हम जानते थे। और इसीलिए वो आप चाहे 8 घंटे की सरकार कहिए या फिर ये कहिए कि हमने दिखाने की कोशिश की थी कि हम ये कर सकते थे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है। उसके बाद हमने शिवसेना ने भी देख लिया कि शिवसेना ने क्या पाया उस अवैध गठबंधन को लेकर। और आज एनसीपी हमारे साथ जो है आने से गुरेज कर रही थी। जिस अजित पवार को उस समय कहा जा रहा था कि पवार के सामने जो है वो छोटे साबित हुए, बौने साबित हुए, आज जो है बात छोटे और बौने की नहीं है, बात आदर्शों की है। अगर शरद पवार जी नरेंद्र मोदी जी की मित्रता अभिन्न है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने सुना होगा एनसीपी के नेताओं को कि वो कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी को आने वाले वर्षों में जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर शरद पवार देखना चाहते हैं। और इसीलिए जो पवार समर्थक है या एनसीपी समर्थक है, उन्होंने अपना ईमान बनाया है। और हर व्यक्ति, देखिए, आज राजनीतिक पार्टियों में भी अब एक विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो विचारधारा ये है कि कहीं ना कहीं अब राष्ट्रभक्ति की बात होगी, देश के शक्ति की बात होगी। जब हम विश्व में जब हम सबसे ताकतवर देश के रूप में जाने जा रहे हैं, ऐसे में एनसीपी के तमाम नेता इसी बातों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के साथ आए हैं और उन्होंने अपनी बात साफ कर दी है। सर, तमाम पक्ष हैं संदीप जी, तमाम जो मतलब महाविकास आघाड़ी का जो पक्ष है वो सीधे सीधे इसे कह रहा है कि ये सेंधमारी की गई। बहुत दिन से इस मामले में देखा गया था, बहुत दिन से। कैसे? देखिए, आप उग्र सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने पत्रकारिता का एक दशक देखा है। मैं कहना जो चाह रहा हूँ उस चीज को समझिए। सेंधमारी किसे कहेंगे? जनता के बीच जब दो पार्टियों ने जाकर वहां वोट मांगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट दे दीजिए, और उसके बाद जब सत्ता दी गई और जब सत्ता की शपथ लेने की बात आई तो जाकर आप कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव आप
आपने जो है सरकार बना ली, सेंधमारी ये थी या फिर इसको सेंधमारी कहेंगे? सेंधमारी की परिभाषा क्या है? देशभक्ति की बात जो है हम करते हैं और उसी आधार पर जो है हमारी जो क्रियाकलाप जो है वो चलते हैं। माँ भारती के लिए हम समर्पित हैं, देश के लिए समर्पित है, देश की अस्मिता के लिए काम करते हैं। महाराष्ट्र या केंद्र में इतने वर्षों से सरकार रही है, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, देश में तमाम दुनिया भर के प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है, चाहे वो सेना से जुड़ा हुआ मामला हो या आंतरिक जुड़े मामले हो। उस आज तक एक किसी मामले पर कोई उंगली नहीं उठा पाया कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ हो। आपने देखा होगा मुंबई में, चाहे वो मेट्रो की परियोजना हो या फिर जो बांद्रावली सीलिंग को जो एक्सटेंड किया गया है, इसके अलावा तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काम चल रहे हैं। तो ऐसे में जनता भी देख रही है कि ये जो भी काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहे हैं, उन कार्यों को लेकर, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर कहीं कभी कोई उंगली नहीं उठी। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी सरकार साबित होगी और आने वाले दिनों में जनता भी ये चीज समझ रही है। संदीप जी, आपने महाराष्ट्र की राजनीति बतौर पत्रकार, बतौर पॉलिटिशियन आपने बहुत करीब से देखा है और बहुत दिनों तक आप बतौर बड़े पत्रकारों में शुमार रहे, आपने जो है वो बड़े करीब से राजनीति को देखा, महाराष्ट्र के बदलते दौर को देखा, और अब पॉलिटिशियन बतौर आप देख रहे हैं। संदीप जी, एक बात समझ में नहीं आई कि क्या इस तरह की जो राजनीति का दौर आया है, इससे पहले के ये कभी दौर आपने देखा हो कभी इस तरह से? मैं हालांकि सभी पार्टियों के लिए करता हूं कि खेमे में बुला लेना और होटल में ले जाकर बिठा देना और फिर वो होटल में 2-2, 3-3 दिन तक मीटिंग्स का दौर चलना, क्या इस तरह की राजनीति भी देखी आपने? बिल्कुल देखिए, अगर आपको याद होगा ममता बनर्जी कहां से निकलकर कहां गई है। आपने कांग्रेस से निकलकर जिस तरीके से उन्होंने अपना एक वजूद बनाया है पश्चिम बंगाल में, वो क्या था? वो पार्टी टूटना और बगावत ही थी। माननीय शरद पवार जी वो कांग्रेस से निकलकर कहां गए? तारिक अनवर, पीए संगमा, शरद पवार, उन्होंने पार्टी से बगावत करके अपनी पार्टी बनाई। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे उद्धव ठाकरे ने क्या किया था महाराष्ट्र में, एनडीए से निकलकर, एनडीए के नाम पर चुनाव जीते और इससे निकलकर उन्होंने सरकार बनाई। बिहार का लीजिए, वहां पर इसी तरह की राजनीति चलती रही हमेशा, चाहे लालू यादव जी के साथ हो या नीतीश जी की पार्टी के साथ हो। तो ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है, गुटबाजी की राजनीति है, या पार्टियों से अलग हटकर, देखिए जब आपके विचार मतभेद होने लगेंगे, जब आप किसी दल में होते हैं और वहां मतभेद का जो पैमाना है जो बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। और यही कारण है, आपने एकनाथ शिंदे जी को सुना होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बगावत क्यों की? तो अब ऐसी स्थिति में जब आपकी विचारधारा कहीं मैच करेगी या आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर काम करने की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके पास भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर के साथ खड़े होने का मन करेगा। आप बड़े नेताओं की क्यों ले रहे हैं? आप गली कूचे में जाइए, वहां पर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से बात करिए। दूसरे राजनीतिक दलों के पास कार्यकर्ता नहीं है। जब देखिए तब जो है आपकी इलेक्ट्रल मशीन को जो है दोष दिया जाएगा। आपके पास कार्यकर्ता है जमीनी स्तर पर काम करने के लिए। चाहूंगा, ऐसी बात बार बार आ रही है सामने कि जो लोग उस दल में शामिल हुए हैं, जो अजीत पवार के साथ पहले 9 लोग गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा जो है वो ईडी के रडार पर थे, ईडी के डर से गए हैं। देखिए ये कहने की बात है कि आज आपने कहावत सुनी होगी, बहुत बचपन में हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि जो अंगूर ना मिले वो खट्टे, कि लोमड़ी ने पहले उछल कूद मचाई और वो अंगूर ना मिले तो वो खट्टे, कि जो चले गए, जो आपसे हट गए तो ईडी के डर से गए। देखिए जिन पर भी आरोप लगे हैं उनकी इंक्वायरी आज भी चल रही है, किसी को क्लीन चिट नहीं मिली है। वो इंक्वायरी का पार्ट है, वो इंक्वायरी का हिस्सा है और जो है करेंगे। आज अगर इतनी ही जो लोग कह रहे हैं ये बात, उनको इतनी ही अगर चिंता है, लालू प्रसाद यादव का के साथ क्या था, उन्होंने वो तो सजा भी हुई है उन्हें ऐसे आरोपों में, उसके बावजूद यूपीए के गठबंधन का हिस्सा है वो और उनका परिवार।
उनके परिवार पर जो है अभी एक नया आरोप लगा है, उसकी चार्जशीट फाइल हुई है। देखिए, ये कहना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मायने में बातों को घुमाना है। आज के डेट में साफ तौर पर अगर जिसने गलत किया है, उसे जो है एजेंसियां बिल्कुल नहीं बख्शेंगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य हो या कोई ऐसा सदस्य हो जिसकी राजनीतिक पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हो। तो ऐसे में ये निराधार है, सिर्फ और सिर्फ अंगूर खट्टे वाली जो बात है। आजमी साहब, बड़ी देर कर दी आपने। खैर आजमी साहब, संदीप शुक्ला मेरे साथ लाइन पे हैं और संदीप शुक्ला साफ साफ कह रहे हैं कि भैया इसमें कोई सेंधमारी नहीं हुई है, तो विचारधारा है राष्ट्रवादी की जो हमारे साथ आई है। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी वालों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पे सेंधमारी की थी, उस दिन उन्होंने अपने पैर पर पहली कुल्हाड़ी मारी थी, एक पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। लेकिन आज जब राष्ट्रवादी के अंदर ये सेंधमारी की है, भले शुक्ला जी कहें कि ये सेंधमारी नहीं है, पर ओवरऑल जब आप वो बाहर निकलकर अब बाहर से ये पिक्चर को देखते हैं तो ये सेंधमारी ही दिखाई देती है। और पहली शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने अपने एक पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी, आज राष्ट्रवादी को तोड़कर बीजेपी ने अपने दूसरे पैर पर भी कुल्हाड़ी मार दी है। आने वाले वक्त में ये बात शुक्ला जी को भी, राष्ट्रवादी को तोड़ने वालों पर भी और टूट कर जाने वालों को भी ये बात पता चल जाएगी कि ये जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र की राजनीति का ये घटनाक्रम जिस तरह से भी घटा गया, ये जनमानस की जन भावनाओं के खिलाफ था। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। जिस तरह शरद पवार जी ने इस पूरी पार्टी को अपने व्यक्तित्व के साथ सींचा था और राजनीति में एक जगह बनाई थी, आज उनकी पीठ में जो ये छुरा घोंपा गया, ये महाराष्ट्र की जनता को ये बात पसंद नहीं आई और आने वाले वक्त में वो इसके ऊपर अपना रिएक्शन भी जरूर जारी कर देंगे। तो इसमें महाविकास आघाड़ी को कहां देखते हैं? आजमी साहब कांग्रेस से हैं, महाविकास आघाड़ी का क्या खत्म? देखिए, देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी नेता हो, उसकी बुनियाद जनता होती है, जनता की भावनाएं होती हैं। महाविकास आघाड़ी आज भी उसी जन भावना के साथ खड़ी है जैसे इस टूट के पहले खड़ी थी। आज भी लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन, आज भी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासन से, उसकी कारगुजारियों से लोग नाराज हैं और वो महाविकास आघाड़ी की तरफ इसीलिए आए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार दोबारा केंद्र में या महाराष्ट्र में नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए लोग इससे जुड़े थे। तो आज भी अवाम जो है, जो जनता है, वो शरद पवार जी के साथ भी, उद्धव ठाकरे जी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है जितना इस टूट के पहले खड़ी। संदीप जी सुन लीजिए। आज जो है वो तोड़ रहे हैं, एक तरफ समझना चाहिए, दूसरी तरफ ये इनके शिवसेना को, जिस शिवसेना ने जनता के, हाँ, ये अपनी ही बात को खोने की सरकार बने। कांग्रेस और एनसीपी ने वो जो किया था वो क्या था, खाली ये बता दे कि आखिर जनता ने, आप मुझे बताइए, जनता ने वोट किसे दिया था? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सत्ता में आने के लिए वोट दिया था। कांग्रेस ने मौका परस्ती की राजनीति करते हुए और एनसीपी ने उस समय क्या किया था? क्या उन्होंने जनता की भावनाओं का ख्याल रखा था? क्या जनता की भावनाओं को जो है इन्होंने समझा था? क्या आज अपनी ही बात को काट रहेंगे? आजमी साहब, जब कांग्रेस ये करती है, नहीं सुनिए, कांग्रेस ने किसी पार्टी को तोड़कर नहीं लाया था। कांग्रेस शिवसेना के पास नहीं गई थी कि आप हमारे साथ आइए। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, सुनिए लीजिए बात को, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उद्धव ठाकरे जी से कि 2.5 साल की भावना, मतलब जब शिवसेना और अगर कांग्रेस की भावना है तो भावना होती है। नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं गई थी शिवसेना के पास। आप राष्ट्रवादी में है ना, आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी नहीं गई थी, शिवसेना आई थी कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए। तो अगर महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जब तीनों पार्टियां एक हुई और उनके पास मिलकर बहुमत आया, ऐसे अगर आप देखेंगे तो बहुमत तो किसी के पास नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी के पास था, ना शिवसेना के पास था। जब तक गठबंधन की सरकार नहीं बनती तब तक कोई सरकार नहीं बना सकता था। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जब बहुमत पूरा हुआ तो सरकार बनी। कांग्रेस ने किसी को धोखा नहीं दिया, राष्ट्रवादी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया। और शिवसेना के साथ जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया तो उद्धव ठाकरे जी और उन्होंने क्या इसे आप अरशद आजमी साहब, क्या इसे आप धोखा मानते हैं? ये धोखा हुआ है? बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जी के साथ भी धोखा हुआ
और शरद पवार जी के साथ भी धोखा हुआ। पार्टी को तोड़कर पूरी पार्टी लेकर जाइए आप, भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बना लीजिए, एक बड़ा कौन मना सवाल कर ये रहा कि है? ये लोग जा क्यों रहे हैं, ये लोग ये दल बदल कर क्यों रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। चलिए जा तो रहे हैं, लेकिन बाकी लोग क्यों जा रहे हैं? मैंने मेरा एक सवाल है अरशद आजमी जी से। अरशद भाई, जब कांग्रेस से शरद पवार जी ने सोनिया गांधी को विदेशी मूल का कह के उन्होंने जब बाहर निकले थे, वो क्या था? वो धोखा था या अपनापन था? और बाद में महाराष्ट्र में सत्ता के लिए वही शरद पवार जी के साथ कांग्रेस सत्ता में आ गई और सत्ता की मलाई खा रही थी, वो क्या था? वो धोखा था या प्यार था? मतलब आपके लिए सत्ता की मलाई जो है वो कहीं ना कहीं मलाई हो गई, और जो बीजेपी के साथ अगर कुछ हो गया तो वो धोखा हो गया। कांग्रेस पार्टी से बाहर निकल कर आए तो क्या उन्होंने कांग्रेस पर दावा किया था? क्या उन्होंने कांग्रेस का सिंबल छीन लिया? क्या उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए? अगर आप में चाहे शिंदे ग्रुप में, चाहे अजीत ज्यादा पवार में अगर इतना दम है तो आइए ना, बगैर सिंबल के पार्टी छोड़कर आइए बाहर, अपनी पार्टी बनाइए, कौन रोक रहा है? लोकतंत्र है, हर किसी को आजादी है अपने अपने तरीके से राजनीति करने की। लेकिन आप किसी की पीठ में छुरा भोंककर, क्या शरद पवार जी को या उद्धव ठाकरे जी को ये पता था कि उनके 30 से 40 एमएलए टूटकर राष्ट्रवादी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं? शरद पवार जी ने ऐलान करके ये काम किया था, लेकिन फिर दोबारा उन्हें एहसास हुआ और फिर वो कांग्रेस की तरफ लौट कर आए, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एकजुट होना, सेकुलर पार्टियों का एकजुट होना जरूरी था। उन्होंने दोबारा कांग्रेस से संपर्क किया और फिर कांग्रेस ने भी उनके लिए हाथ खुले रखे और अपना दरवाजा खुला रखा, और फिर साथ में मिलकर आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान में राजनीति मेरा एक कर रही है। छोटा सा सवाल है कि यही अजीत पवार जब 80 घंटे के लिए जाते हैं और उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, जो सवाल मैं आपसे पहले पूछ चुका हूं, उसके बाद वो फिर घर वापसी करते हैं, फिर शरद पवार खेमा में आ जाते हैं और फिर विचारधारा जो है वो पलट जाती है, और आज फिर 1 साल के बाद ये विचारधारा एक हो गई। ये क्या गठबंधन था, क्या खेल था 1 सालों तक? सर इसको समझाएं जरा, इस पर नजर डालिए संदीप जी। देखिए, मैं वो बात समझाता हूं, लेकिन अरशद आजमी जी की याददाश्त का जो बुद्धिवर्धन है वो पहले मैं करता हूं। कांग्रेस पार्टी आज तक कितनी बार टूटी है अरशद आजमी जी, जरा बताइए। आपका वो गाय बछड़े का निशान कब चले गया था? कब जो है कब आपको हाथ का पंजे का निशान मिला? तिवारी जी ने जो क्या किया था आपके साथ, शरद पवार जी ने, ममता बनर्जी ने क्या किया था आपके साथ? आप देखिए, ये टूटने का इतिहास, मैं ये कह रहा हूँ, टूटने का क्या, जब जब पार्टी में, जब अरशद भाई जब पार्टी में तानाशाही रवैया होगा, जब जो है लोगों के मन के विपरीत, जनता के मन के विपरीत कोई कार्य होगा, जब एक परिवार हावी होने की कोशिश पार्टी में करेगा, तो वहां टूट होगी। और इसीलिए कांग्रेस आज तक भुगतती रही है। आप एनसीपी में भी देखिए, परिवार का ही मामला है। शिवसेना देखिए, परिवार का मामला है। कांग्रेस देखिए, परिवार का मामला है। परिवार की तानाशाही जब होगी, ऐसे नेता जो अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जो अपने जनाधार के लिए जाने जाते हैं, वो बगावत करेंगे, क्योंकि वो उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि आप कहे कि नहीं आप सही है कि गलत है, इसलिए जो उस चीज को सही या गलत मानते रहे। ये एक परिवार के दबाव की राजनीति चंद चमचे बर्दाश्त कर सकते हैं, मजबूत राजनीतिक नेता नहीं। दूसरी चीज जो आपने, आपकी बात सुन लीजिए, आपकी बात समझ में आ गई। मुझे एक बात ये बताइए, जो परिवारवाद की बात आप कर रहे हैं, अजीत दादा पवार कहाँ से आए? इसका जवाब दीजिए आप। अजीत दादा पवार को आप जनता की तरफ का नेता मानते हैं, या अजीत दादा पवार जो है शरद पवार जी के भतीजे होने के कारण आज राजनीति के शिखर पर आकर खड़े हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। अरशद आजमी जी, अजीत पवार जी कभी उन्होंने शरद पवार जी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस से जितने लोगों ने बगावत की है, सुन लीजिए मेरी बात, हाँ मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस से निकलकर जितने नेता बाहर आए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, एनडी तिवारी हो, शरद पवार हो, पीए संगमा हो, तारिक अनवर रहे हो, सबने जो है गांधी परिवार के ऊपर लांछन लगाया, उनके ऊपर उंगली दिखाई, और फिर सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए उन। अरशद आजमी साहब, एक आखिरी सवाल मैं लेता हूं, वक्त का मामला है। अरशद आजमी साहब, आगे अब महाविकास आघाड़ी क्या करेगी? अब क्या रास्ता है उसके पास?
महाविकास आघाड़ी के पूरे कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, ना ही महाविकास आघाड़ी को इससे कोई कमजोरी आई है। आपको ये बात समझना पड़ेगा। चले गए, पार्टी टूट गई, सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, पार्टी टूटने से मैं वही बोल रहा हूं ना, ये जितने भी लोग गए हैं, ये बात जग जाहिर है। आज मुझे बताइए, शिंदे जी के साथ जो लोग 30-40 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे, उनकी सरकार बन गई। सरकार बन जाने के बाद फिर अजीत पवार और उनके साथियों को लेने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, उनके पास तो बहुमत है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को ये लगता है कि अभी भी महाराष्ट्र में जो हालात है वो अच्छे नहीं है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में वहां हारने के डर से इन तमाम नेताओं को मजबूरी है। अरशद भाई पानी पी लीजिए जरा, थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं कुछ याद दिला दूं आपको, कुछ चीजें याद दिला दूं आपको। अरशद भाई, आपको चीजें याद कर लीजिए थोड़ी सी। भाई, आप जो कह रहे हो वो सरासर झूठ है। आप अरशद भाई, आप सुनो तो सही, आप सुनो। नहीं, आपने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, पहले वो बात तो सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। महाराष्ट्र राज्य में जब स्थानिक चुनाव हुए, अभी तक जितने स्थानिक चुनाव है, महाराष्ट्र के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनकर दिया गया है। आप जो है, आप कहां से, आप ईडी, कौन से नगर पालिका और नगर परिषद ग्राम पंचायत चुनाव में ईडी आती है? नहीं, ग्राम पंचायत चुनाव देखिए, अरशद भाई, मैं लोकल बॉडी पे लेके आपको सारी बॉडीज की बात कर रहा हूँ। आप प्रत्येक जिले की बात कीजिए, आप प्रत्येक जिले की बात कीजिए। आपका अध्यक्ष बनाओ, एक जगह बताइए लोकल बॉडी के चुनाव में पिछले 1-1.5 साल में आपने कहां चुनाव जीता और कहां आपका मेयर या कहां आपका अध्यक्ष बना है? कोई एक पंचायत या एक महानगर पालिका या नगर पालिका में बता दीजिए जहां आपने सब जगह बनाए, सब जगह बनाए। आप बताइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप जो है, आप अरशद भाई पहले शांति से, अरे आप पानी पीजिए और पहले आप सर्च कीजिए। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 7 मिनट में अपनी बात रखिए। अरशद आजमी साहब 3 मिनट आप भी लीजिए, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी हमारे साथी संदीप भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी लोकल बॉडी के एक जगह बताइए। लोग अभी इसका एपीएमसी का चुनाव हुआ था, उसमें कहां उन्होंने बहुमत मिला? राष्ट्रवादी और एमएलए के जो बाय इलेक्शन हुए उसमें देखिए आप, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार जीता। मुंबई शहर में एक ही जगह पे इलेक्शन हुआ, अंधेरी में, वहां पर यह हालत थी कि इन्होंने आखिरी वक्त पर अपना कैंडिडेट जमानत जब्त होने के डर से वापस ले लिया। महाराष्ट्र के अंदर जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो यहाँ पर इतनी सारी लोकसभा की सीटें जीत कर आई थी, आज हालत ये है कि 4 से ज्यादा सीटों के आगे ये बढ़ने की कहीं इनकी नजर दिखाई नहीं देती। उस बहुमत को पूरा करने के लिए ये तोड़फोड़ हुई है। लेकिन साहब, वोट जनता देती है। जनता को यह पता है कि किसने किसके साथ विश्वासघात किया और किसने किसके साथ जबरन काम किया। आने वाले चुनाव में जनता इस बात को साबित कर देगी अपने मतों से। भारतीय जनता पार्टी की वही घबराहट, वही खलबलाहट है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है, आज भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त हो रही है। और मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आज भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराती? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरा डर है कि यहाँ पर उनके जो मेरा भी एक सवाल ले लीजिए, फिर जवाब एक साथ दीजिएगा। खाता भी नहीं खोल पाएंगे। संदीप जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर जवाब एक साथ दीजिएगा। आप लोग विपक्ष को ये बताने में क्यों असफल हो जाते हैं कि ये हमारी कोई सेंधमारी नहीं है, कोई ईडी का डर नहीं है? ये बताने में आप लोग असफल क्यों हो जाते हैं? बोलिए। बताने की आवश्यकता कहाँ है? इन्हें सब पता है। आज आप मुझे बताइए, एक तरफ ये कह रहे हैं जनता की भावना, दूसरी तरफ कह रहे हैं एनसीपी जीती। अरे आपके साथ एनसीपी भी नहीं है, लेकिन आज भी आप गुणगान कर रहे हो। अभी इन्होंने ही कहा कि यूपीए बहुत मजबूत है, यूपीए बहुत अच्छी है। अब इनसे पूछो केजरीवाल का समर्थन करेंगे क्या? केजरीवाल जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है क्या? तो वही फूट पड़ जाती है। आप एक चीज समझिए, इनको समझना नहीं है, इन्हें समझाना है।
ना आपके पास वोटर है, ना आपके पास जनता है, ना आपके पास कार्यकर्ता है। लेकिन आप जब आरोप लगाओगे तो ईडी की, क्या आपके कार्यकर्ताओं को भी ईडी और उसकी नोटिस आ रही है? आज के डेट में स्थिति यह है पूरे महाराष्ट्र में। अरशद भाई अरशद भाई, अब मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप बोलिए। मैं अपने अपने कम पे बोलते हैं। 12 करोड़ जी, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अभी सर्च करिए, महाराष्ट्र में जितनी लोकल बॉडीज की चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के जो कैंडिडेट है वो नंबर 1 पे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अगर आप अंधेरी की सीट की बात कर रहे हैं, मैं तो मुझे 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 पूरा पूरा बोल लेने दीजिए, उस पर भी आ रहा हूं। अंधेरी के चुनाव में हमने रमेश लटके जी, स्वर्गीय रमेश लटके जी की पत्नी का समर्थन सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो शिवसेना का एक अच्छा कार्यकर्ता रहा है। और जिस तरह का उनका बर्ताव रहा है शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे जी और उस समय राज ठाकरे जी ने सीधे सीधे तौर पर ये बात कही थी। शरद पवार जी, जिसकी आज आप बखान कर रहे हो, शरद पवार जी ने कहा था कि उनके सामने कैंडिडेट नहीं उतारा जाए, और उसे जो है कांग्रेस एक अलग तरीके से, अलग परिप्रेक्ष्य में पेश करती है कि आप हारने वाले थे। सिर्फ 2 मिनट है दूसरी मेरे चीज, पास, आदमी साहब दूसरी चीज सुन लीजिए, उस आज ऐसी स्थिति में कि आप हर जगह जो है, आप जो साउथ में अभी चुनाव हुए हैं उसमें भी देखिए करीब 100 से ज्यादा सीटें जो है हम 1 से 100 वोटों के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी अपना दम, अपनी जगह खो रही है, तो आज भी कांग्रेस नशे में है। और इससे ज्यादा कुछ, क्योंकि राहुल गांधी की लेने की वजह क्या है? बहुमत में रहने के बावजूद अजीत दादा पवार के साथ उनके साथियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की वजह क्या है? बस इतना बता दीजिए। अगर अरशद भाई है ना, मैं ये कह रहा हूं, देखिए आज एनडीए की विचारधारा, आपने यूपीए कैसे तोड़ा है, कैसे कैसे लोगों को फसाद लाए हो, जो आपके आपके मन से, आपके मनभेद है उसके बावजूद आप साथ लाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ तो एनडीए के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उनका हम स्वागत करेंगे। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को स्वीकार करता है, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को स्वीकार करता है, उनका स्वागत है। और ऐसे में अगर वो पार्टियां जो आप हमारी विचारधारा से मैच कर रही हैं, राष्ट्रवादी पार्टी आपकी विचारधारा से मैच कर रही है, देखिए विचारधारा को अपनाने की बात कर रही है, उनका आजमी साहब बोलिए। आजमी साहब, ये विचारधारा मैच हो रही है। हाँ, मैं संदीप भाई से इतना बोलूंगा कि अजीत दादा पवार से ये बयान जरूर दिलवाइएगा। करेंगे इसमें कौन सी, तो राजनीतिक यूपीए का हिस्सा बनो, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर कमरे में रहे, उसके बावजूद कई जरा साहब हमारी भी सुन लीजिए। अजीत दादा पवार से ये बयान आप जरूर दिलवाना कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर उनके साथ गठबंधन बनाने के लिए जा रहे हैं। एक चीज, दूसरी बात, अभी मैं ये बोल रहा हूं कि मुंबई महानगर, आपने बहुत सारी नगर पालिकाओं के नाम तो नहीं गिनाए, लेकिन आपने कहा बहुत सारी नगर पालिकाएं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आप क्यों नहीं करा रहे हैं? करा के देख लीजिए, अगर आपको अंदाजा चल जाएगा कि जो जनमानस का की जो भावनाएं हैं वो आपके विरुद्ध कितनी तेजी से बह रही है। इस बात का अंदाजा आपको मुंबई महानगर पालिका में ही पता चल जाएगा। और ये बात जो है फडणवीस साहब और उनके दूसरे साथी समझ रहे हैं। कोई रिस्क नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी, और खासकर मोदी जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं कोई ऐसा चुनाव निकलकर सामने ना आ जाए जो ये अरशद आजमी भाई, आपको घबराहट क्यों है? 1000 करोड़ का जो घोटाला है, उस घोटाले को लेकर इतनी घबराहट क्यों है? आपने उस घोटाले को करने के बाद आज आप चुनाव की बात करके क्या उसे दबाना चाहते हो? आप चुनाव की बात कर क्या 1000 करोड़ के घोटाले को छुपाना चाहते हो? एक एक व्यक्ति इस घोटाले में जो शामिल है वो जेल जाएगा। आप जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें, जनता जान रही है। संदीप जी, इस बात का भरोसा दिलाइए कि जो लोग ईडी के साथ, जो लोगों के ऊपर अगार थी,
इस समय बीजेपी के साथ घोटाला में ऊपर जांच प्रधानमंत्री चलेगी। चिल्ला रहे हैं। इसी के साथ इस बहस को खत्म करूंगा। संदीप जी इस बात का भरोसा एक दिलाइए साहब, कि एक जांच आखिरी बात, बंद नहीं जो होगी। घोटाला ये चिल्ला रहे हैं, सिर्फ एक बात का जवाब दे दें। 1000 करोड़ का घोटाला। आपने कोरोना में मरीजों के साथ विश्वासघात और 1000 करोड़ का घोटाला, बगले का घोटाला, उसके साथ साथ सरकार की संपत्ति को हड़पने का घोटाला। ऐसे कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना जो काम कर रही है, व्यापक घोटाला आपने किया। 20,000 करोड़ रुपया देखिए, इसमें घोटालों का हमारा हम बात कहीं और रहे थे, हम आए थे। 10 लाख करोड़ आजादी चलिए, आप कांग्रेस के पास क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ गिना रहे हैं अरशद भाई? आप सभी ये मेहमानों को आने कांग्रेस के का लिए काम था। आप सभी मेहमानों को आने के लिए शुक्रिया सर। वक्त मेरा खत्म हो रहा है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।